वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमारी गुफ्तगू चल रही थी इसी को आगे लेके चलते हैं। मैं भट्टी साहब की तरफ जाता हूँ। भट्टी साहब, हर पार्टी की एक अपनी सियासत होती है, एक अपना बयानिया होता है, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कर रही है, जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया इदारों के खिलाफ महाजराई भी चल रही है, आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? जो 16 तारीख को एहतजाज हो रहा है, तो आप इसमें कोई डिफरेंस करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो उनका बयानिया उसी के साथ ही चलेंगे। देखें बार साहब, जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है मैं उसे डिनाई करता हूँ जी। उनको हमारे अदारों के खिलाफ इस तरह की जो स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जी। देखिए, बंदा जख्मी हो तो उसको इस तरह की आवाज़ें नहीं निकालनी चाहिए। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात आप कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर अलहदा है, हमारा मंशूर नून लीग के मंशूर से नहीं मिलता जी। ठीक है, और जो नून लीग है उनके साथ हम अगर इकट्ठे आज एक प्लेटफॉर्म पे हुए हैं तो उसमें इमरान खान साहब भी होते रहे और बाकी पार्टियां भी होती रही हैं। आप जो देख लें, जो बाकी एपीसी हुई हैं जो पहले दौर में होती थी, उनमें सारी पार्टियां अवाम के हक के लिए इकट्ठी हुई हैं। आज भी हम अगर इकट्ठे हुए हैं तो अवाम के हक के लिए इकट्ठे हुए हैं। बाकी आप अगर नून लीग की बात करते हैं तो वो इतने को दूध के धुले हुए नहीं है। उनकी बातें हमें भूली नहीं, उनकी मसाके जमहूरियत हम भूले नहीं है। हमारे दौर में जो उनके साथ हम लेके बीबी लेके आई उनको जद्दा से, जब मुशर्रफ साहब उनकी मुखालफत कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये हमें 10 साल के लिए लिख के देके गए कि इस मुल्क में नहीं आएंगे, लेकिन हमने कहा नहीं आएंगे और इस मुल्क के लिए हम जमहूरियत के लिए काम करेंगे, और बीबी इनको लेके आई और जमहूरियत इनके मसाके जमहूरियत इनके साथ तय हुई। और आप इनका हाल देख लें, 1.5 साल के बाद मियां शहबाज शरीफ साहब सड़कों पर आ गए और उन्होंने भट्टो बनना शुरू कर दिया। सड़कों पर उन्होंने कहा जी मैप तोड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी मैं आसफ अली जरदारी को कराची और लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा, और इस तरह मुख्तलिफ उनकी स्टेटमेंटें देनी शुरू कर दी। मीनारे पाकिस्तान में बैठ के उन्होंने कैंप लगा दिया हमारे खिलाफ, ठीक है, और मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह वावेला करते रहे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी बुर्दबारी के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ उन सारी ताकतों का जो है ना मुकाबला किया जो ना चाहते हुए पाकिस्तान को चलने नहीं देना चाह रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क के खैर ख्वाह रहे हैं। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। अगर जुल्फकार अली भट्टो साहब की कुर्बानी थी तो इस मुल्क के लिए थी, अगर बीबी की कुर्बानी थी तो इस मुल्क के लिए थी। आज भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आज हम जो गली गली में बिलावल भुट्टो जरदारी के केक की सालगिरह मना रहे हैं, हम इस चीज का बयानिया दे रहे हैं, इस आवाज उठा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना पाकिस्तान की पार्टी है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास शाते भी हैं और हमारे पास सालगिरह भी हैं। आज ये जो रोना रोते हैं ये पीटीआई अब्बू बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। भाई हम तो अब्बू बचा सकते हैं, हमारे पास तो हमारी औलादें हैं अब्बू बचाने के लिए। मोहतरम वजीर आजम साहब, आप अपनी औलादों को भी बुलाएं। कहाँ हैं आपकी औलादें? क्या आप अमेरिका में छोड़ आए, इंग्लैंड में छोड़ आए, या किसी और मुल्क में आपकी औलादें? बुलाए ना उनको भी। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब आप भी बुलाएंगे। और हमने तो कैदे भी काट ली, हमने सदाएं भी बर्दाश्त कर ली, हमने इस मुल्क के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। मोहतरम वजीर आजम के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस मुल्क के लिए कुछ करें या इस मुल्क के खिलाफ होने वाली ताकतों के सामने डट के बात कर सके। कश्मीर का इशू ले लें, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां कितनी बुर्दबारी के साथ वहां पे मतलब है कि उसका जवाब दिया। आज कश्मीर में क्या हो रहा है और हमारे वजीर आज़म की स्टेटमेंट ऐसी को जो सामने आई हो, वहां पे जुल्म की इंतहा हो रही है। हमारी माओ बहनों को काटा जा रहा है, वहां पे हमारे जवानों को वहां पे काटा जा रहा है और सारे चुप है। नहीं क्यों इनकी जबानों पे क्यों ताले लगे हुए? नहीं तो भट्ट साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप लोग इस्तीफा मांगेंगे इनसे एहतजाज में और इनको इखलाकन इस्तीफा दे भी देना चाहिए, लेकिन मुंतखब वजीर आजम जो उनका कहना है कि मैं मुंतखब वजीर आजम और किसी की जरूरत नहीं कि वो मेरे से इस्तीफा मांगे, तो सर अब किस तरह इस्तीफा मांगे? देखिए भट्ट साहब, इस्तीफे की बातें छोड़ें, ये अभी घर जाने की बातें करें। अगर तो ये वजीर आजम सच्चा वजीर आजम है, अपनी जबान का पक्का वजीर आजम है, यू टर्न का मास्टर नहीं है, तो निकालें इसका वो धरना जो इस्लामाबाद में इसने दिया था और वो निकालें इसकी वो तकरीरें। और वहां पे जब ये स्टेज पे खड़ा होके बिजली के बिल फाड़ता था, क्या ये रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी नहीं थी? जब उस वक्त की अवाम को ये उकसाता था, उस वक्त क्या ये दहशतगर्दी नहीं थी? आज ये दहशतगर्दी की बातें करता है। अगर सड़क पे कोई आता है तो देखे, अभी जो मरियम नवाज साहबा नैब में पेश हुई, मैं उनका कोई तर्जमान नहीं हूं, लेकिन जहां पे इन्होंने औरतों पे जो जुल्म ढाए आपको याद होंगे, वो धरना तो तारुल कादरी का धरना था, इसका तो धरना था ही नहीं। ये वहां पे बैठ के ये कहता था कि मैं मतलब है कि जब हुकूमत में आ गया तो सानिया मॉडल टाउन वाले केस को मैं 1 हफ्ते में क्लियर कर दूंगा। तो इसको तो 2 साल हो गए हैं, तो क्या इसने कर दिया? इसने कहा था कि मुल्क को मैं 6 माह में ठीक कर दूंगा, क्या इसने कर दिया? ये कहता था कि मैं 1 साल में कर दूंगा, क्या मैं इसने कर दिया? कभी ये 1.5 साल का मांगता है, कभी 2 साल का मांगता है, और अभी ये टाइम मांग रहे हैं आने वाली हुकूमत का। और भाई ये तो तुमसे चल नहीं रही, ये टेन्योर तुमसे हमें पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा।
मैं समझता हूं कि जो ताकतें जो भी थी, जो इसको लेके आई हैं, आज वो भी परेशान है और वो भी इसकी तरफ देख रहे हैं कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है। जी जी बेटी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आवाम भी उन्हीं की तरफ देख रही है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। मैं इहसान बटाली साहब सर आपकी तरफ आऊँगा कि ये एक आधे दिन पहले की बात है कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उनसे 5 जो अरकान MP है पंजाब असम्बली के, उनकी मुलाकात हुई। तो उस वजह से ज़राए के मुताबिक नून लीग ने उनकी जो रुकनीत था 5 MPs की, वो मुअत्तल कर दी। ये अवाम के नुमाइंदे हैं मेरे भाई जी। और एक मुसलमान असूल है मेरे भाई, भट्टी साहब इसकी तायद करेंगे कि जो MP है घर से 20,000 वोट लेके नहीं आता, घर से अपने वोट, वो MP नहीं हो सकता। जो MNA 30 से 40,000 वोट लेके नहीं आता, वो MNA नहीं हो सकता। पूछे भट्टी साहब से, इसकी तरदीद करेंगे जी। तो ये उसकी क्यों सुनते हैं कि तुम नवाज शरीफ का वोट लेके आए हो? ये उनके गुलाम है, इन्होंने खरीदा हुआ ने, उनकी औलाद को खरीदा हुआ। ये कौम गुलामों की कौम है मेरे भाई, इनका तो DNA टेस्ट होना चाहिए। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम एक स्टेप पे जाएं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह का बयानिया अल्ताफ हुसैन साहब का होता था, वैसे ही कुछ मियां नवाज शरीफ का भी अभी नजर आ रहा है। तो आपको फर्क क्या नजर आ रहा है? साहब, मैं 20 साल से चीख रहा हूँ जी, ये इंडिया का एजेंट है जी, ये इंडिया का एजेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ इंडियन एजेंट है जी। इसकी बेटी तनख्वाह खार है इंडिया की, इसका भाई तनख्वाह खार है इंडिया का, ये खुद तनख्वाह खार है इंडिया का। अब किस किस को रहेंगे आप? यहाँ पे मुझे बता दें। अगर अब भी इस कौम को समझ ना आए तो फिर मैं सिर्फ इसका कह सकता हूँ, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस कौम को डूबना मरना मुकद्दर में लिखा गया। नहीं बटाली साहब, इंशाल्लाह ताला कौम बहुत तरक्की करेगी। मुझे ये बता दें, ये तरक्की हो रही है कि एक बंदा यहाँ से खरबों रुपए लूट के, डाके मार के, वो लेके आज लंदन बैठा है, फ्रॉड करके, पूरी कौम के साथ मजाक करके वो लंदन बैठा है। इलाज करवाने जा रहा हूँ, वहां वो मौज मेले कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, होटलों पे खाने खा रहा है, और जहां भी उसे जेल में पराठे और कीमे जाते थे। और जो हमारी वजीर सेहत भी कह रही थी, उसका पता कौन ये कितने घंटे जिंदा रहना है। आप फ्री नहीं इन लोगों पे। नहीं आप बटाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जरा डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जितने सियासतदान हैं, जितने ब्यूरोक्रेसी, ये बार बार बात की जाती है कि वो अपना काम ठीक नहीं कर रहे, इंसानियत उन्हें भूल गई है। तो सर क्या वजह? ये लोग सारे हम में से तो जाते हैं, गुलामी, ये सब हम में से जा रहे हैं। गुलामी जूते चाटना, ये ब्यूरोक्रेसी का लिखा गया इनके। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली भट्ट साहब, 2 चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है जी। एक तो ये है कि आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, यानी रोटी कपड़ा मकान, या आपकी जो एक कमर्शियल एक सिचुएशन है, राइट, अगर आपके पास पैसा है, रहने को छत है, ये सारी आपकी बेसिक नीड्स जो हैं वो चल रही हैं, तो आप अपनी मर्जी कर सकते हैं जी। और उसके बाद आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, वही आपको, आपका जो ज़मीर जिसको कहते हैं, या आप जिसको शऊर कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है आपकी इकोनॉमी। ट्रू मैन ने कहा था कि जॉब सिक्योर्स अ मैन्स मोरालिटी, कि किसी इंसान को अगर जो जिसके पास जॉब है, उसकी जो शऊर है, उसका जो एक एथिक्स हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं, उसको आप जज कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, वो बेचारा कहाँ जाएगा? उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? उसकी बहनें। और जब ये सोसाइटी जहाँ पे आपको वेलफेयर स्टेट ये है नहीं है, तो हर बंदे ने अपने, एक बंदा जो है उसने अपने भाइयों को, बहनों को, पेरेंट्स को, उसके अपने बच्चों की शादियाँ, जॉब्स, आगे उसका, ये सारा उसने अरेंजमेंट करना है। जब तक सोसाइटी में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, वहाँ पे खुशहाली नहीं होगी, जॉब्स लोगों को नहीं मिलेंगे और उनके सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखेगी रियासत, तब तक आप इसको जमहूरियत के कल्चर को, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्योंकि लोगों को जो है वो अपने पेट की ज्यादा फिक्र होती है। आप देखें कि यहाँ पे क्राइम क्यों बढ़ रहा है? जब महंगाई होगी, जब लोगों को जो है मुआशी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, तो लोग क्राइम की तरफ जाएंगे, वो लूटेंगे। आप फ्रांस को देखें कि वहां पे लोगों ने तंदूरों के ऊपर हमला कर दिया था, तंदूरों की जो है वो उन्होंने रोटियां जो है वो छीनते थे। तो ये पूरी दुनिया का जो एक हिस्ट्री है हमारे सामने है,
और उस हिस्ट्री को अगर हम फ़ायदा ना उठाएं कि ये क्या है, गवर्नेंस क्या होती है, किस तरह आवाम में शऊर पैदा किया जा सकता है। आवाम में शऊर बड़े बड़े जो है वो लेक्चर दे के नहीं होती, बल्कि एक जो भूखा शख्स है उसको आप रोटी देंगे तो तब उसका शऊर जो है वो आएगा। आप जो मर्जी उसको कर लें, जितना मर्जी टीवी पे आप बैठ के बात कर लें, एक बंदे के पास खाना नहीं है, रोटी नहीं है, उसके पास एमपीए का कैंडिडेट जाता है, वो कहता है मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप वोट मुझे दें। आप बताएं कि वो अपनी बेटियों को बाहर भेजे, एक गैरतमंद शख्स है उसको जो है वो लोगों के दरवाजों पे भेजे, उनके घरों में भेजे, और उसके बाद क्राइम हो तो वो चुप करके कहेगा कि जी मुझे छुप छुप आगे पैसे दे दे। उसके बाद वो नौकरी के लिए कहेगा कि जी आप कहेंगे तो मैं आपको नौकरी दे दूंगा। तो वो अपने बच्चों की नौकरी के लिए वो ये करता है। आपका जितना भी पॉलिटिकल कल्चर है वो सारा इस चीज के ऊपर चल रहा है कि आपके जो वेलफेयर स्टेट नहीं है और वहां पे एक गरीब का जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता, उसकी बेसिक नीड्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जितने भी लोग हैं जॉब सीकर्स हैं वो सारे ज़हन में होता है कि वो जाके एमपी एमएनए के डेरे के ऊपर जाके धक्के खा रहे होते हैं कि हमारी सिफारिश कर दें, हमें ये चीज ले दें, हमें चपड़ासी जो है वो हमें लगा दें, हमें ये लगा दें। तो आप ये देखें कि चपड़ासी की आज से थोड़ा अरसा पहले एक चपड़ासी की जो सरकारी महक में जो रिश्वत थी वो तकरीबन 2-2.5 लाख है थी। अच्छा। उसके लिहाज से तो अब आप देखें कि जब ये चीजें मेरिट के ऊपर नहीं होंगी, ठीक है, आपका अभी तक बचा हुआ आपका पब्लिसिस्ट कमीशन है, फेडरल पब्लिसिस्ट कमीशन है, वहां पे एक मेरिट के ऊपर हो रहा है जिसकी वजह से आपका अभी तक रेवोल्यूशन वो नहीं आया, जिसकी वजह से ये होता है कि कॉम्पिटेंट जो स्टूडेंट है वो निकलता है, वो कंपटीशन में आगे जाके निकल जाता है। लेकिन जब आपकी जो बॉटम लेवल है जहां पे वोटर है वो आपकी मेजोरिटी है, उसका अगर आप तहफ़्फ़ुज़ इकोनॉमिक अगर उसको अगर आप उसकी नीड्स पूरी नहीं करेंगे या उसको पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, आप देखें कि एक बंदे की चोरी हो जाए, आप बताएं कितने शरीफ लोग हैं जो थाने जाना पसंद करते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल कभी भी वो जाना पसंद नहीं करते कि उनको पता है कि जब हम थाने में जाएंगे तो हमें एक अच्छा एटीट्यूड नहीं मिलेगा। तो सर मैं यही बेसिक पूछना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे वजूहात क्या है? हम में से ही लोग पुलिस में गए, हम में से ही लोग पॉलिटिशियंस हैं, हम में से लोग ब्यूरोक्रेसी में, तो क्या वजह है कि जब वो खुद इक़्तिदार में आते हैं तो वो इंसानियत भूल जाते हैं? आप ये देखें कि एक थानेदार है जी, थानेदार के पास आप अंदाजा करें उसने अगर पोस्टमार्टम करवाना है, उसने स्टेशनरी इस्तेमाल करनी है, उसने अगर गाड़ी इस्तेमाल करनी है, उसको कोई फंड नहीं दिया जाता। बिल्कुल। तो वो क्या करे? वो फिर क्या करेगा? वो कहेगा फलां मैंने रेड करना है तो मुझे जो गाड़ी दें। अगर वो एक बंदे से गाड़ी मांगेगा तो वो कल उससे नाजायज काम भी करवाएगा। फिर एक एसएचओ लगने के लिए उसको सिफारिश चाहिए। एमपी एमएनए जो है वो उसको लगाते हैं कि इस फलां बंदे को, और ये आज का नहीं है, 47 से पहले का भी ये है कि वो जो लगारी उस वक्त डिप्टी कमिश्नर था उसका एक खत पढ़ने वाला है, 1943 में है शायद या 46 में है, तो उसमें वो लिखा हुआ है कि वहां पे ये कहा जाता था डिप्टी कमिश्नर को उस दौर में भी कि आपने इस बंदे को जीतने देना है, इस बंदे को जीतने नहीं देना। शौकत हयात के बारे में गवर्नर जो ब्रिटिश गवर्नर था उसने कहा था कि मुस्लिम लीग के बंदों को नहीं जीतने देना, और इसके ये जो खास तौर पे शौकत हयात है इसको नहीं जीतने देना। ये आपकी जो रूट्स हैं जो यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड है उसमें रूट्स आपकी इतनी बुरी हैं कि वही चल रही हैं कि जो आपका डिप्टी कमिश्नर है वो फैसले भी कर रहा है, वो अदालत भी लगा रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभाल रहा है। तो आपकी जो इतनी हमारे यहाँ होना चाहिए ये था कि जो हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं वो कोई डायलॉग करते और इस सिस्टम को देखते, कहाँ पे हमारे जो आम लोग हैं, जो बॉटम लेवल के लोग हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको नहीं मिल रहे, उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सदियों की सताई हुई ये कौम है। अब भी आपके दफ्तरों में अफसरों के बारों में बैठे होते किसको अंदर जाने देना है, किसको अंदर नहीं जाने देना, और ये तो इनको चाहिए कि अपने दरवाजे खोल दें अफसरों को। ये हमारे लोग सताए हुए लोग हैं, ये कोई फरंगी का दौर है कि आपने दरवाजे के आगे जो है ना वो पियन बैठाए हुए हैं। लोग अंदर जाएं, काम करवाएंगे, लोगों के काम करें। ब्रिटिश ने यहाँ पे क्या किया था? वो उन्होंने कहा था, एक खत लिखा था कि मुझे ऐसे पंजाब में ऑफिसर चाहिए जो एक जिस्त में घोड़े की पुश्त पे बैठे, उसके बाद गांव में जाएं और वहां पे बैठे बैठे जो है उनके मसले हल करें, उसके बाद दूसरे गांव में जाएं, फिर तीसरे गांव में जाएं। ये नहीं है कि वहां दावतें खाने जाएं, कभी वहां पे ये नहीं लिखा कि वहां पे जहां पे दावतें खाने जाएं वहां प्रोटोकॉल जाए। वहां पे ये नेशन को जरूरत है कि वो लीडर्स आगे आए जो लोगों के काम करें। यहाँ पे सबके इकोनॉमिक जितने भी हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, खा हमारे अवाम है, वो मजबूर हैं, और जो ऊपर वाले हैं वो हाकिम है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम अपने हमसाए मुल्क की बात करें, भारत की बात करें, वहाँ पर किसान, उनके साथ जो किसानों के साथ किया जा रहा है, बीजेपी ने जो 3 बिल पास किए हैं और उसके अंदर उन्होंने
जो मंडियां वो ख़त्म कर दी और जो सरकारी रेट्स हैं वो भी इसके ख़त्म कर दिए हैं। तो सर किसान चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो इंडिया का हो या किसी और भी मुल्क का हो, किसान है। और आपकी माशाल्लाह बहुत इसके ऊपर रिसर्च है, तो आप क्या देखते हैं कि जो ये बीजेपी ने सरकार ने जो एक स्टेप लिया ये किसानों के लिए कितना बुरा है कि जिस तरह पॉवर्टी यहाँ पर भी है और इंडिया में भी सर उसी तरह की पॉवर्टी है? फैजान साहब, आपने ये क्वेश्चन करके ये बात करके मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि पूरा जो है वो इंडिया वो इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है और पंजाब जो है वो बिल्कुल अपनी जो है वो जिंदगी मौत की जो है वो कश्मकश में है। सारे किसान बाहर निकले हुए, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, ये सारे जो लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। लेकिन मैंने नहीं सुना कि किसी टीवी के ऊपर ये प्रोग्राम या कि ये सवाल उठाया गया हो। तो सबसे पहले तो हम ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी, उसकी मजम्मत करते हैं कि जो उन्होंने वहां पे जो गरीब किसान हैं उनकी रोटी रोजी छीनने की कोशिश की और वहां पे जो बड़े बड़े जो वेयर हाउस बनाने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर्स के लोग हैं, उनको वहां पे प्लांट करने की कोशिश की, जो उसकी अपनी ब्राह्मणों के साथ जिनका ताल्लुक है कि वो जाएंगे। अब वो कहते हैं जी कि हमने ओपन किया है कि एक जिम्मेदार है वो अपना किसान जो चीज बेचना, गंदम जहां बेचना चाहे वो बेच सकता है। ये हमने उसके लिए बड़ा एहसान किया है। आप देखें, जिस किसान ने 4 मन गंदम बेचनी है वो उसको उठा के गांव गांव फिरता रहेगा या शहर शहर फिरता रहेगा। और पूरे इंग्लैंड में और इंडिया में और अमेरिका में, कनाडा में सब इस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। उससे पहले उन्होंने पानी के बारे में ये पंजाब के खिलाफ, पंजाब को तो वो मार देना चाहते हैं कि वहां के जो सिख हैं वो मर जाए ना, उनको ये इस लिहाज से कर रहे हैं। उनको ये कहा है कि जो पंजाब का पानी है अब वो दूसरी स्टेट्स भी यूज कर सकती हैं। वो हरियाणा और राजस्थान और उसके बाद आगे जो है वो स्टेट्स को देना चाहते हैं कि इनके पास पानी भी ना रहे। उसके बाद आप देखें कि इतनी इनको नफरत है कि जो वाघा बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल साथ ही एक बुर्जी लगाई हुई थी, पार्टीशन पार्क उनका, या पार्टीशन जो है वो बुर्जी की उसकी एक पीस की अलामत के तौर पे वहां पे लगाई हुई थी। उन्होंने वहां पे चुप करके उसको उखाड़ के फेंक दिया। अब जब उन्होंने प्रोटेस्ट वहां पे किया तो प्रोटेस्ट से वो ये बात सामने आई कि इन्होंने ये काम किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो फिर जब प्रेशर आया कि जी हम सड़क बड़ी कर रहे थे तो हम इसका जो यहाँ पे पीस पार्क बनाएंगे, जो यहाँ पे जो मासूम लोग जो है वो शहीद हुए थे वहां पे वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हुए, तो उसकी याद में वो थी। तो वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट। पानी की भी बात की, मैं ये भी बताना चलूं कि 2-3 दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान ने भी जितनी ये ट्यूबवेल यूज हो रहे हैं, ज़राई जितने भी ट्यूबवेल यूज हो रहे हैं उसके जो बिजली के नर्ख हैं उसमें भी सारे इजाफा कर और भट्ट साहब, उसके अलावा जिन्होंने कश्मीर में जो लैंग्वेज बिल लेके आई है बीजेपी की गवर्नमेंट जी, उन्होंने ये कहा है कि वहां पंजाबी जो है वहां की जो है वो सरकारी जुबान उसमें एक्सक्लूड कर दिया है। उसके ऊपर भी मुसलसल प्रोटेस्ट हो रहा है। कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है कि सबको आप मार रहे हैं। मसला क्या है कि यहाँ पे जितने भी जो अकाल तख्त के जो जत्थेदार थे उन्होंने यहाँ पे करतारपुर साहब में इमरान खान साहब की मौजूदगी में तकरीर की थी कि कश्मीर में जुल्म जहां पे होगा हम सिख उनके साथ खड़े हुए हैं, मजलूम के साथ खड़े हुए हैं। तो इनको ये है कि किसी ना किसी तरह जो सिखों को मारा जाए, क्योंकि ये कश्मीर की हमायत करते हैं, कश्मीर के मजलूमों की हमायत करते हैं। और इस वक्त वो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन वो इस चीज के ऊपर तुले हुए हैं कि किसी ना किसी तरह। इससे पहले 2 लाख तकरीबन नौजवान सिख बच्चों को जो इन्होंने मारा है दहशतगर्दी के नाम पे कि ये दहशतगर्दी। तो ये इतने जुल्म कर रहे हैं, पता नहीं इनको जो है वो कुछ इंसानियत का। जितने भी सिख बरादरी है वो हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तान से प्यार अपना शो कर रहे हैं और वहां से इंडियन हुकूमत अपनी नफरत शो करने लग गई है। मैं भट्टी साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। सर पहले मुझे ये बता दीजिए कि मैं आपसे सवाल करूँ या आप बिटालवी साहब के सवालों का जवाब देंगे? सबसे पहले तो जी मैं जो बीजेपी की हुकूमत है जी उसको मैं बिल्कुल डॉक्टर अख्तर संधू साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए जी हमें इस प्लेटफॉर्म पे एहतजाज करना चाहिए जी। देखें, किसान जो है वो पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो या किसी दूसरे मुल्क का भी, अगर उसके साथ ये नाइंसाफ़ी और ज्यादतियाँ होती नहीं होनी चाहिए। इसमें हम डॉक्टर अख्तर संधू साहब की बात को मैं बिल्कुल सेकंड करता हूँ और मैं इनकी बात को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि हमें सड़कों पे आना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए। हसन बटालवी साहब मेरे बड़े भाई हैं जी, देखें मैं तो उनके सामने आटे में नमक के बराबर भी नहीं हूँ, ये मेरे मोहतरम है। और जहाँ तक रही पार्टियों की बात और जहाँ अबू वाली बात है, मैं आपको भट्ट साहब ये कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ज़र्फ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कारकुन को मुल्क का वजीर आजम बनाया जी। अगर राजा परवेज अशरफ को हमने वजीर आजम इस मुल्क का वजीर आजम बनाया तो वो एक कारकुन था। अगर यूसुफ रजा गिलानी को बनाया तो वो भी इस मुल्क का एक कारकुन था। हम बिल्कुल वो जो मयूसी सियासत है हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कभी ये मोटो रहा है।
और ना ही कभी आइंदा होगा। लेकिन हम ये देखें नहीं, जो मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बात आती है, उनके बारे में ये कहा जाता हो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं। और जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा जी उसमें बड़ा किरदार है उनका एटम में, तो मैं समझता हूँ एटम में ना तो इनका किरदार है मियां नवाज शरीफ साहब का, उसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो जुल्फकार अली भुट्टो का किरदार है, और उसके बाद अगर किसी का किरदार है तो वो डॉक्टर कदीर का है, डॉक्टर समर का भी होगा। लेकिन जिस तरह हमने डॉक्टर कदीर को सड़कों पे रोला, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, किसी हुकूमत में भी, अगर ये हमारे हमसाए मुल्क में आप चले जाएं, वहाँ का अगर कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो एटमी ताकत को उस मुल्क को देता है तो उसको मुल्क का सदर बना दिया जाता है। और जो हमारे मुल्क का जो एटमी ताकत हमें देता है डॉक्टर कदीर साहब और जो बाकी उनकी टीम थी, हम उनको रोल देते हैं, हम प्रेशर में आ जाते हैं, हम दूसरे मुल्कों की बात मानने चल पड़ते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, हम अपने जो सीनियर हैं या जो हमारे इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, हमने हमेशा से उनको नज़रअंदाज किया है, जो मैं समझता हूँ कि ये रीत अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कदीर हमारी आंखों का और सर का ताज है, हमें उसको अपनी आंखों का और सर का ताज ही बनाना चाहिए, किसी दूसरी नाहल ताकत की बिना पे हमें उसको सड़कों पे नहीं रोलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बट साहब अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट आपसे पूछूं कि नाज़रीन अगर हम सिंध हुकूमत की भी बात करें तो जिस तरह ही दोबारा सर उठाने लगा है कोरोना, तो सिंध हुकूमत बिल्कुल एक्टिव हो गई है और उन्होंने मिनी जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो भी शुरू कर दिया। तो सर ये मिनी स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा कार आप किस तरह देख रहे हैं आपकी सिंध हुकूमत में कि इसको बढ़ाया जाएगा? ये जो मरीज हैं इनकी जो तादाद बढ़ी है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? बार साहब, पहले की तरह जो पाकिस्तान में कोरोना था, पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सिंध ने बाकी सूबों से बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और बाकी सूबों में भी मुहतरम वज़ीर आज़म की हुकूमत थी, उनको ऐसे ही करना चाहिए था। हम अगर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, जो सिंध हुकूमत वहाँ पे जो पंजाब में भी वबा है अभी कोरोना के, मैंने कल भी देखा था कि 9 मरीज जो है ना वो शहीद हुए हैं, इस तरह बाकी सूबों में भी हो रहे हैं। तो बिल्कुल हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ बाकी सूबों को भी जाना चाहिए। जिस तरह पूरे मुल्क में ये वबा दोबारा सर उठा रही है, हमें इस वबा को कुचलना होगा और उसके लिए हमें जो हुकूमत की SOP है बिल्कुल उनको मद्देनजर रखना होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब टाइम बहुत थोड़ा है सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ और आपसे मैं ये शहबाज शरीफ साहब को कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब को जो सर गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि मुल्क जो है वो एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा। तो सर अवाम तो अभी भी वहीं पर है, अवाम अपने मसाइल के साथ, अवाम महंगाई में पिस रही है, लेकिन ये क्या वजह है कि अवाम को हमेशा डाइवर्ट किया जा रहा है और कोई ना कोई पॉलिटिकल जो एक सीन है वो क्रिएट कर दिया जाता है? उसको किसी ने मना किया कि उसका जवाब ना दे जो नैब ने सवाल किए हैं जी। जब सवाल करो कहता मुझे नहीं पता, मैं लंदन जाऊंगा तो वहां से डॉक्यूमेंट लेके आऊंगा जी। उस तरफ कोई नहीं आता जी, कोई सहाफी नहीं आता, कोई चैनल नहीं आ रहा उस तरफ कि उससे ये तो पूछे कि तुम्हें उस पर क्या शर्म आ रही है जी, कि वो जवाब दे कि आपने जो उसकी सारी सहेलियां हैं उसको कहाँ से उसने कोठियां लेके दी, कहाँ से याशियां करवाई उन्हें, और जो वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कुछ और कहते तो नहीं जी। जब बंदा एक चोरी की है जी, डाका मारा है उसने जी, तो उसको क्या पकड़ना नहीं चाहिए? नहीं बिलाल साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं माजरत खाऊं कि जो हमारे प्रोग्राम का टाइम है बिल्कुल लास्ट पर आगे खत्म होने जा रहा है। डॉक्टर साहब मैं आपसे कहूंगा कि एक मैसेज, ये जो कोरोना दोबारा सार उठाने लगा, आप आवाम को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि लोग तो जिस तरह कोरोना वो खत्म हुआ है, लोगों ने तो मास्क छोड़ दिए, एहतियात छोड़ दी, तो प्लीज आप एक मैसेज दीजिएगा। पूरी लोग आपकी बात को बहुत प्रेफर करते हैं जी। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गवर्नमेंट है वो बड़ी इस मामले में सीरियस है और उन्होंने पूरी दुनिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनको कंसल्ट करके कुछ SOPs जारी किए हुए हैं, उनको ऑब्ज़र्व करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि सारी बातें हुक्मरानों के ऊपर नहीं होती। अवाम का भी फ़र्ज़ है कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ख़ास तौर पे बाज़ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सिर्फ ये कहा गया कि आप मास्क ना पहने, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग रख लें, तो ये आपका जो है वो आपको ये वायरस आपने बड़ी सी ओपिनियन दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग। जी बट साहब कुछ आप अगर लास्ट में कहना चाहें? मैं आखिर में यही कहूँगा, किसदा दोष सी किसदा नहीं सी, एक गल्लां हुन करन दियां नहीं, वाह वाह, वेले लंघ गए ने तौबा वाले, रातां होके भरन दियां नहीं, जो होया ये होना ही सी जी, जो होया ये होना ही सी, होनी होके रहिंदी है जी, एक बार होनी होके रहिंदी है, रुकदी नहीं, एक बारी जदों शुरू हो जाए जी, फिर गल
रोके या रुक दी नहीं। वाह 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 जी, बिल्कुल नाज़रीन, आपने लास्ट में ये शेर भी एक मुलाहिज़ा फरमा लिया जी भट्ट साहब। नाज़रीन, यहाँ पर हमने कोशिश की आवाम के जितने मसाइल यहाँ पर डिस्कस किए जाएँ। यहाँ पर मैं हज़रत अली का एक फरमान ज़रूर यहाँ पे कोट करूँगा कि हज़रत अली का फरमान है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो यहाँ पर जो हाल है, और जिस तरह बड़ी साहब ने बात की है, मैं भी एक शेर इजाजत हो अगर आपकी बड़ी साहब, कि कुछ शहर जो लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो अवेयरनेस हमारी आवाम के लिए बहुत जरूरी है। आवाम को हर चीज़ की अवेयरनेस बहुत जरूरी है, उसके अवेयरनेस वो रखे ताकि वो जितने भी गलत स्टेप उनके साथ हो रहे हैं उससे बचा जा सके। आज तक के लिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को इजाजत दीजिए। कल दोबारा नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।